Hello everyone, I Kanika Bhardwaj welcome you all in the DK classes. So the topic to our today's lecture is phylum Coelenterata and it is the part 1 lecture of Coelenterata. Coelenterata के जो lectures आएंगे वो भी सीरीज में आएंगे, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अलग अलग पार्ट्स में आएंगे. सो दिस इज़ अ पार्ट 1 लेक्चर एंड इन दिस लेक्चर, इन टुडेज लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओनली द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द सीलेंट्रेट्स. कि सीलेंट्रेट्स के सिर्फ और सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपन. देन द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द पॉलीमॉर्फिज्म एंड आफ्टर दैट वीडियो विल बी टेकिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ सीलेंट्रेटा. Now let's start with the Coelenterata. What are Coelenterata? Coelenterata are the hollow bellied animals. ये जो Coelenterate animals होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? hollow bellied होते हैं. यानी bellied यानी कि belly यानी stomach, यानी कि जो इनका central cavity होता है वो कैसा होता है? hollow होता है. Now they are also called as Cnidaria. अब अगर आपको कहीं पे निडेरिया दिखता है या फिर सीलेंट्रेटा दिखता है, इट मीन्स द सेम थिंग. दोनों ही एक सेम बात है. निडेरिया भी बोलते हैं इनको या सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं. नाउ इट इंक्लूड्स अबाउट 9500 स्पीशीज़. सो यू कैन सी इनके पास भी बहुत लार्ज अमाउंट में स्पीशीज़ होती हैं. 9500 स्पीशीज़ सीलेंट्रेटा ग्रुप के पास होती हैं. ऑल ऑफ देम आर एक्वेटिक. ये सारे ही एक्वेटिक होते हैं. बट ये मरीन होते हैं या फ्रेश वाटर होते हैं ये देखते हैं अपन. तो मोस्टली इसमें मरीन होते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में भी रहते हैं. ठीक है. तो जो सीलेंट्रेट होते हैं उनका अगर अपन बोलें कि ये कहाँ से डिराइव्ड हुए हैं, तो दे आर डिराइव्ड बाय द हॉलो बेलीड एनिमल्स. इनका जो मीनिंग है वो क्या है? हॉलो बेलीड एनिमल है. ये ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुए हैं, सीला और ट्रेटा. ठीक है. सो दे इट मीन्स दैट हॉलो बेलीड एनिमल्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज निडेरिया. निडेरिया भी बोल सकते हैं इनको. ऑलमोस्ट 9500 स्पीशीज़ होती है इनकी. सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं. कोई भी ऐसे नहीं होता कि लैंड पे जो रहेगा वो सीलेंट्रेट हो सकता है, या अगर कोई एयर पे रह रहा है तो वो सीलेंट्रेट है. सारे के सारे कैसे हैं? एक्वेटिक हैं. मोस्टली इसमें मरीन होते हैं, बट कुछ इसमें एक्सेप्शनल केस होते हैं. तो सम आर फ्यू फ्रेश वाटर्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज एम्ब्रियोजेनी की अगर अपन इसकी बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियोजेनी होती है. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स इनके पास ओनली 2 जर्म लेयर होंगी. वन विल बी द एक्टोडर्म एंड द अनदर विल बी द एंडोडर्म. यानी कि कितनी जर्म लेयर होती है इन टोटल? अगर अपन इन जनरल बात करें तो 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. बट यहाँ पर मीजोडर्म एब्सेंट रहती है. तो मीजोडर्म की जगह कौन सी लेयर प्रेजेंट होगी जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म को अलग अलग करेगी? वो होती है मीजोग्लिया. मीजोग्लिया जो होती है ये एक जिलेटेनियस सब्सटेंस वाली लेयर होती है, जो कि जिलेटेनियस सब्सटेंस से बनी हुई होती है. और इसका सिर्फ इतना सा काम होता है, सिर्फ इतना सा फंक्शन होता है कि ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों लेयर्स को क्या करती है? अलग अलग करती है, सेपरेट कर देती है. नेक्स्ट इज दे हैव द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. यानी कि इससे पहले जो अपन ने फाइलम पढ़ा था पॉरीफेरा, उसके अंदर क्या था? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बट नाउ अब सीलेंट्रेट क्या है? थोड़ा सा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू पॉरीफेरन्स. तो इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा रहता है? टिश्यू लेवल. नेक्स्ट इज अगर इनकी अपन सिमेट्री की बात करें तो इनमें रेडियल भी होते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और कुछ एनिमल ऐसे हैं जो बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री मीन्स कि अगर आप किसी भी एनिमल को अगर टू द सेंटर से पास होकर अगर आप उसको कट करोगे 2 पार्ट्स में या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, तो हमेशा आपको उसकी बॉडी इक्वल हाफ्स में मिलेगी. सेंटर से अगर आप उसको कट कर रहे हो तो. बट बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि जब आप अगर सेंटर से किसी एनिमल को कट कर रहे हो तो आप सिर्फ एक प्लेन में उस एनिमल को कट कर सकते हो और 2 ही इक्वल हाफ मिलेंगे. आप हर एक प्लेन में मतलब अपन उसको कट नहीं कर सकते. अगर अपना मन करे कि अपन ऐसे कैसे भी मतलब हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कट कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता. Next is in the center of the body there is a hollow single cavity named as gastrovascular
कैविटी और सीलेंट्रॉन। अब इनके अंदर भी जैसे कि अपन ने पॉरीफेरेंस के अंदर बात करी थी कि पॉरीफेरेंस के पास एक सेंट्रल हॉलो कैविटी होती है और पॉरीफेरेंस के अंदर उनको क्या बोला जाता था, स्पॉन्जोसील। ठीक है, सिमिलरली इनके पास भी एक सेंट्रल हॉलो कैविटी होती है जो इनको जिसको क्या नाम दिया है इन्होंने, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या फिर अपन उसको सीलेंट्रॉन भी बोलते हैं। ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी करती है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी करती है और इजेशन प्रोसेस भी ये करती है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर जो कैविटी है या सीलेंट्रॉन जो है, इसका फंक्शन बोथ डाइजेशन एंड इजेशन, ये दोनों इनके फंक्शन है। नेक्स्ट आता है, दे possess a single opening called mouth or the hypostome for both egestion और ingestion। ठीक है, इनके पास सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग होती है, कोई ऐसा नहीं होता कि माउथ और एनस अलग अलग होते हैं, सिंगल ओपनिंग होती है जिसको माउथ भी बोल सकते हैं या हाइपोस्टोम भी बोल सकते हैं। और उसका फंक्शन क्या होता है कि वो इंजेशन भी करता है, यानी कि फूड को इनटेक भी करेगा और इजेशन भी करेगा। इजेशंस मीन्स कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस। नेक्स्ट इज इनके अंदर जो डाइजेशन होता है दैट कैन बी बोथ, दोनों तरीके के डाइजेशन होते हैं, इंट्रा सेल्यूलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर भी होता है। व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस की अगर अपन बात करें कि इंट्रा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर में क्या डिफरेंस होता है, तो इंट्रा सेल्यूलर क्या होता है, इंट्रा सेल्यूलर वो डाइजेशन होता है विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। किसी सेल के अंदर अगर कोई डाइजेशन हो रहा है तो उसे अपन बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी आउटसाइड द सेल, अगर सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है तो यानी कि आउटसाइड द सेल डाइजेशन हो रहा है। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो डाइजेशन होता है इसमें वो कहाँ होता है, ये होता है बाय द एंडोडर्मल सेल्स इन द कैविटी। जो अपन ने पढ़ी कि सिंगल एक हॉलो कैविटी होती है इसके अंदर, उस सिंगल हॉलो कैविटी जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उसके पास क्या होते हैं, एंडोडर्मल सेल्स होते हैं। तो वो एंडोडर्मल सेल्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स आउटसाइड द सेल जो डाइजेशन हो रहा है। आउटसाइड द सेल का मतलब ये नहीं है कि बॉडी के बाहर डाइजेशन होगा, नहीं। जैसे रिप्रोडक्शन अपन बोलते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कभी कभार क्या होता है, बॉडी के बाहर होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि डाइजेशन जो होगा वो बॉडी के बाहर होगा, डाइजेशन एक सेल के बाहर हो सकता है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर इज डाइजेशन टेकिंग प्लेस आउटसाइड द पर्टिकुलर सेल। कोई भी स्पेसिफिक सेल के बाहर अगर डाइजेशन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जो एंडोडर्मल सेल्स प्रेजेंट है उनकी वजह से ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। ठीक है, यहाँ पर फूड जो है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, पूरा फुल्ली डाइजेस्ट नहीं होता, पार्शली डाइजेस्ट होता है। फिर आती है बात इंट्रासेल्युलर डाइजेशन की। तो जो ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है ये होता है सूडोपोडियल सेल्स के थ्रू। सूडोपोडियल सेल्स के थ्रू क्या होता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है वो एनगल्फ कर लिया जाता है विद इन द सूडोपोडियल सेल्स। सूडोपोडियल सेल्स के पास ऑब्वियसली सूडोपोडिया भी होंगे, ठीक है, तो उनके थ्रू ये सब कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। तो वो सूडोपोडियल सेल्स क्या करते हैं, ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड था उसको एनगल्फ कर लेंगे। उसको एनगल्फ करने के बाद फिर ये फुल्ली डाइजेशन कर देते हैं उस पर्टिकुलर फूड का। देन फिर वो फूड का क्या होता है, जो अच्छा खाना है यानी कि जो न्यूट्रिटिव फूड है जो इसको चाहिए फॉर द एनर्जी, वो तो यूज्ड अप हो जाता है और जो वेस्ट होता है वो फिर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट इज दे हैव द टेंटिकल्स विच हेल्प देम फॉर लोकोमोशन ऑल्सो एंड टू कैच अ प्रे ऑल्सो। प्रे क्या होता है, कोई भी, जैसे अगर अपन पैरासाइट की बात करते हैं तो उसके लिए उसका खाना या उसका न्यूट्रिशन क्या होता है, होस्ट होता है। वैसे ही प्रीडेटर के लिए प्रे एक तरीके का न्यूट्रिशन होता है। अब पैरासाइट और प्रेडेटर में डिफरेंस क्या होता है, पैरासाइट जो होता है वो होस्ट के ऊपर भी रह सकता है, बॉडी के अंदर भी रह सकता है। पैरासाइट भी होस्ट की बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेता है, पर वो न्यूट्रिशन लेता है, पर पैरासाइट एक तरीके की डिजीज कॉज कर सकता है, पर वो किसी भी होस्ट को प्रॉपरली किल नहीं करता। ठीक है, प्रीडेटर का काम क्या होता है, प्रीडेटर प्रे को
किल कर देता है, वन गो में ही किल कर देता है, यानी कि वो उसको पूरा का पूरा खा जाता है। तो मतलब प्रे बचा ही नहीं, तो उसने न्यूट्रिशन नहीं लिया, पूरे के पूरे प्रे को ही कंज्यूम कर लिया या पूरा का पूरा प्रे को किल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीलेंट्रेट है वो तो क्या हो गए, प्रीडेटर, और इनके पास में जितने भी प्रेज आते हैं, जितने भी स्मॉल इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनको सबको ये कैच कर लेते हैं, किल कर देते हैं। तो ये इनका काम होता है। तो ये जो टेंटिकल्स है ये हेल्प करते हैं इनको इन लोकोमोशन ऑल्सो एंड इन कैचिंग द प्रे ऑल्सो। Then next is they can be the free swimming or sessile also। अब वैसे तो अगर अपन जब सीलेंट्रेट की बात करते हैं तो सीलेंट्रेट जो मोस्टली होते हैं वो सिसाइल होते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया, ओबीलिया हो गया, ये कैसे होते हैं, सिसाइल होते हैं, यानी सीडेंट्री, यानी एक जगह पे स्टेशनरी रहते हैं, मोशनलेस रहते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्री स्विमिंग होते हैं। ठीक है, अब कौन से फ्री स्विमिंग होते हैं, कौन से सिसाइल होते हैं, ये भी अपन आगे बात करेंगे जब इनके बॉडी पार्ट्स, बॉडी के फॉर्म्स की बात करेंगे, क्योंकि इनके अंदर सीलेंट्रेट के अंदर वेरियस बॉडी फॉर्म्स होते हैं। नाउ ये जो निडेरिया नेम दिया गया इनको, वो निडेरिया नेम क्यों दिया गया, इट इज डिराइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट। अब ये नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट क्या होते हैं, दे आर द स्टिंगिंग सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द एक्टोडर्म ऑफ द टेंटिकल्स एंड बॉडी ऑल्सो। ये जो नीडोब्लास्ट और नीडोसिस्ट होते हैं ये एक तरीके के स्टिंगिंग सेल्स हैं। स्टिंगिंग सेल्स का मतलब ये होता है कि या तो वो जहरीले हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, या फिर वो किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं, यानी चुबाना कहते हैं उसको अपन की, यानी प्रे की बॉडी के अंदर उन्होंने कुछ चुबाया तो जिसकी वजह से उस प्रे की डेथ हो गई। ठीक है, तो इनके पास ये स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टिंगिंग सेल्स इनके टेंटिकल्स में भी होते हैं। जैसे अगर आपने हाइड्रा की पिक्चर देखी होगी जूनियर क्लासेस में, तो हाइड्रा के ऊपर बहुत सारे वेरियस टेंटिकल्स होते हैं। तो उस टेंटिकल्स के अंदर भी क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इनकी बॉडी के अंदर भी स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। वो स्टिंगिंग सेल्स को क्या बोला गया है, नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट। और क्योंकि ये स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनका क्या नाम रख दिया गया, निडेरिया। नाउ अब इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जब व्हेन ट्रिगर्ड मीन्स कि जब भी सीलेंट्रेट की बॉडी में कुछ एक्शन होता है, कुछ भी एक्शन होता है, ठीक है, व्हेन ट्रिगर्ड, तो नीडोब्लास्ट जो होते हैं दे शूट आउट द नेमेटोसिस्ट। अब ये क्या करते हैं, ये नीडोब्लास्ट या नीडोसिस्ट क्या करते हैं, ये नेमेटोसिस्ट सेल्स को, या अपन कह सकते हैं स्टिंगिंग सेल्स को, ये शूट आउट यानी कि एकदम से एक्सक्रीट आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये जो नेमेटोसिस्ट सेल होते हैं ये क्या करते हैं, दे पेनिट्रेट एंड किल द प्रे बाय इंजेक्टिंग अ पॉइजन। क्योंकि इन नेमेटोसिस्ट सेल के अंदर क्या होता है, पॉइजन होता है। ये नेमेटोसिस्ट सेल जो होते हैं ये कवर्ड अप रहते हैं किससे, नीडोब्लास्ट से। और नीडोब्लास्ट क्या है, स्टिंगिंग सेल है। तो जैसे ही कोई एक्शन हुआ, इनको लगा कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है या कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ रहा है, कि कोई भी एक्शन हुआ, ठीक है, व्हेन ट्रिगर्ड, जैसे ही सीलेंट्रेट की बॉडी में कोई एक्शन हुआ, तो एक्शन होते ही क्या करता है, नीडोब्लास्ट क्या करता है, एक्सक्रीट आउट कर देगा नेमेटोसिस्ट को। और नेमेटोसिस्ट जैसे ही एक बार एक्सक्रीट आउट हो गए तो ये टेंटिकल्स में जाके और जो भी प्रे आता है उसके अंदर एकदम से पेनिट्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, पेनिट्रेट या इंजेक्ट कर देते हैं पॉइजन को। और जैसे ही इन्होंने इंजेक्ट करा पॉइजन या पेनिट्रेट करा पॉइजन, तुरंत प्रे की डेथ हो जाती है। So some could be solitary also and colonial also। अब इसके अंदर भी अलग अलग क्लास होती हैं। कुछ इनके अंदर सोलिटरी रहना पसंद करते हैं, कुछ इनके अंदर ऐसे होते हैं सीलेंट्रेट जो कि कॉलोनीज में रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अपन ने अभी बोला था कि बॉडी फॉर्म्स होती हैं इनकी, तो अब 2 टाइप्स की इनकी बॉडी फॉर्म होती है। वन इज पॉल्प एंड द अनदर वन इज मेड्यूसा। ठीक है, एक तो इनकी पॉल्प होती है, पॉल्प, और एक सेकंड फॉर्म जो है दैट इज द मेड्यूसा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, जो पॉल्प होती है दिस इज अ एसेक्सुअल स्टेज, और जो मेड्यूसा होती है इट इज अ सेक्सुअल स्टेज। अब इनके अंदर कुछ डिफरेंस होते हैं, देखते हैं अपन क्या डिफरेंस होते हैं पॉल्प और मेड्यूसा में। पॉल्प सिसाइल होता है, जितने भी पॉल्प फॉर्म्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, सिसाइल होंगे, यानी कि स्टेशनरी होते हैं। मेड्यूसा फॉर्म जो होता है वो अपन कह सकते हैं मोबाइल होता है या फ्लोटिंग होता है। पॉल्प की अगर अपन बॉडी शेप की बात करें तो टिब्यूलर शेप ऑफ बॉडी होती है, बट मेड्यूसा की अम्ब्रेला लाइक शेप होती है या कप लाइक शेप होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज, पॉल्प का बहुत ही सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बट मेड्यूसा का कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है।
पॉल्प जो है उसका माउथ सर्क्यूलर होता है, मेड्यूसा का माउथ इज रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट इज पॉल्प के अंदर जो मीजोग्लेई होती है दैट इज पुअरली डेवलप्ड, बट मेड्यूसा के अंदर वो बहुत हाईली डेवलप्ड होती है। नाउ व्हाट इज दिस मीजोग्लेई? मीजोग्लेई इज अ जिलेटेनियस सब्सटेंस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और ये क्यों प्रेजेंट होती है? जस्ट टू डिफरेंशिएट या जस्ट टू सेपरेट द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। नेक्स्ट इज इसके अंदर जो वेलम और सेंस ऑर्गन होता है वो पॉल्प के अंदर एब्सेंट होता है, जबकि मेड्यूसा के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अगर अपन इसके अंदर सेंस ऑर्गन की बात करें तो आगे अभी अपन पढ़ेंगे कि सेंस ऑर्गन भी इसके अंदर बहुत स्पेसिफिक होता है। कौन सा सेंस ऑर्गन होता है? स्टैटोसिस्ट नाम का सेंस ऑर्गन होता है, जो कि इनकी बॉडी को एक बैलेंस देता है, इनकी बॉडी को एक बैलेंस बना के रखता है बॉडी के अंदर। ठीक है, अब वेलम क्या होता है? वेलम जो है ये एक तरीके की प्रोटेक्टिव कवरिंग है, या अपन कह सकते हैं प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, जो कि वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है उसको कवर करके रखती है। ठीक है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को क्या करके रखती है? कवर करके रखती है ये वेलम। तो वेलम और सेंस ऑर्गन दोनों ही पॉल्प फॉर्म में नहीं होते, बट मेड्यूसा फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो पॉल्प का एग्जाम्पल हाइड्रा एंड मेड्यूसा का जो एग्जाम्पल है वो ओरिलिया हो सकता है। ठीक है, now next is what they reproduce both asexually भी also and sexually also, दोनों ही तरीके से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। asexually भी रिप्रोड्यूस कर पाएगा और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर पाएगा। अब कैसे करेगा asexually? इसके अंदर क्या होता है कि अभी अपन नेक्स्ट पहले पढ़ते हैं पॉइंट। asexually तो ये बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है इन पॉल्प फॉर्म, और सेक्सुअली ये गैमीट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है इन मेड्यूसा फॉर्म। ध्यान रखना ये चीज। अभी अपन ने बात करी कि जो पॉल्प बॉडी फॉर्म होती है वो एसेक्सुअल स्टेज होती है, और जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो कौन सी होती है? मेड्यूसा। देयर लार्वा इज कॉल्ड एज प्लेन्यूला लार्वा। अब इनको इनके अंदर जो लार्वल स्टेज बनती है उसको क्या बोलते हैं? प्लेन्यूला लार्वा बोलते हैं। ये जो लार्वल स्टेज बन रही है इट मीन्स कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जहाँ पे एग से डायरेक्ट यंग वन बन जाता है, बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो होता है जहां पर बीच में लार्वल स्टेज होती है। तो जिन भी फाइलम्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि लार्वल स्टेज आती है वहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ही होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी फाइलम्स के अंदर कि दोनों तरीके की डेवलपमेंट हो, किसी ऑर्गेनिज्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट हो, किसी ऑर्गेनिज्म में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो, बट मोस्टली जहां पर लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती है वहां पर उन सभी फाइलम्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट इज दे एग्जिबिट द ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। अब यहाँ पर अपन बात करेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल की। यहाँ पर ये क्या इनके पास क्या होता है? ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि जो इनकी लाइफ साइकिल चलती है दैट इज बेस्ड ऑन द ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन विच इज कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस। ये जो ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होती है ना, इस प्रोसेस को इन्होंने क्या बोला है? मेटाजेनेसिस बोला है। ठीक है, अब ये ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है ये एक बार अपन देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? जो पॉल्प फॉर्म होता है, अभी अपन ने ऊपर देखा पॉल्प फॉर्म के अंदर तो क्या होता है, क्योंकि वो सिसाइल होता है यानी स्टेशनरी होता है, तो उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और कौन सा होगा? बडिंग होगी। बडिंग यानी कि जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा के ऊपर क्या होता है? एक बर्ड आ जाएगी छोटी सी, जैसे ही वो बर्ड थोड़ी सी ग्रो करेगी तो वो डिटैच हो जाएगी फ्रॉम द हाइड्रा की पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है। अब जैसे ही वो डिटैच हो गई तो क्या हो गई? फ्लोटिंग हो गई, यानी कि बडिंग प्रोसेस से उन्होंने उसको क्या करा? ग्रो करवा दिया। अब वो फ्लोटिंग हो गई, फ्लोटिंग हो गई यानी कौन सा फॉर्म हो गया? मेड्यूसा फॉर्म हो गया। अब क्या करेगी? वो धीरे धीरे मेच्योर हो जाएगी, या तो वो कहीं किसी सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच हो जाएगी और एक पेरेंट बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, ताकि वो दोबारा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ले। और अगर उसने ऐसा नहीं करा, यानी कि अगर उसको कोई सबस्ट्रेटम नहीं मिला, अगर वो एक फ्री फ्लोटिंग बॉडी ही रही, तो फिर क्या होता है उसके अंदर कि गैमीट्स के प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, गैमीट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी, गैमीट्स को वो वाटर के अंदर ही छोड़ देगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो लार्वा बनता है वो क्या बना? प्लैन्यूला लार्वा। उसके बाद फिर क्या बन जाती है? एक पेरेंट बॉडी, जो कि वो पेरेंट बॉडी भी कैसी रहती है? फ्लोटिंग रहती है।
ठीक है। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों भी हो सकते हैं, या फिर किसी किसी सीलेंट्रेट में सिर्फ एसेक्सुअल होगा या सेक्सुअल होगा। ठीक है। तो दे एग्जिबिट, ये जो अपन ने पॉइंट पढ़ा लास्ट वाला, दे एग्जिबिट दी ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कॉल्ड मेटाजेनेसिस। इससे यही मतलब है कि जो जब इनकी लाइफ साइकिल के अंदर अपन दोनों फेज पढ़ सकते हैं। कोई कोई इनका ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है, कोई कोई स्पीशीज इनके अंदर ऐसी होती हैं जिनके अंदर दोनों तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। इसीलिए उन ऑर्गेनिजम्स के लिए बोला है कि उनके पास क्या होता है, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि वो मेटाजेनेसिस कर सकते हैं। Now next is the picture of pulp and the medusa form। अब ये pulp और medusa form की आपको इमेज दिखाई है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा pulp form जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है और मेड्यूसा फॉर्म राइट साइड में। पॉल्प फॉर्म नीचे लिखा हुआ भी है, देखो मेंशन किया हुआ है पॉल्प एंड मेड्यूसा। पॉल्प फॉर्म आपको दिख रहा होगा कि ये स्टेशनरी है और मेड्यूसा फॉर्म जो है वो फ्लोटिंग है। पॉल्प का अगर अपन एग्जाम्पल हाइड्रा के अलावा दूसरा लें तो ओबीलिया है, जो कि अपने को एज अ मेंबर पढ़ना भी है, सिलेबस में भी आपके। और अगर मेड्यूसा फॉर्म में अगर अपन फ्लोटिंग देखें तो ओरिलिया इज द बेस्ट एग्जाम्पल। दोनों ही आपके सिलेबस में है। ठीक है। तो इनके अंदर अब क्या है, एक बार अपन ऊपर से फर्स्ट लेबलिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर अपन पॉल्प के अंदर जाते हैं तो माउथ और एनस उसका अपर साइड में है, जबकि अगर अपन मेड्यूसा फॉर्म में देखें तो उसका जो माउथ है या एनस है, क्योंकि इसमें एक ही ओपनिंग होती है तो इसलिए उसको अपन हाइपोस्टोम बोलते हैं। वो हाइपोस्टोम दोनों माउथ की जैसे भी रोल प्ले करता है और एनस की तरह भी रोल प्ले करता है, यानी कि वो इंजेशन भी करेगा और इजेशन भी करेगा, दोनों काम करेगा। ठीक है। तो पॉल्प फॉर्म के अंदर जो माउथ और एनस है वो तो अपर साइड में है और ये कैसा होता है, सर्क्यूलर होता है। बट मेड्यूसा के अंदर अगर अपन देखें तो ये डाउनवर्ड है और ये कैसा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। नेक्स्ट इज दोनों के पास टेंटिकल्स होते हैं, बोथ ऑफ देम हैविंग द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जिसके अंदर डाइजेशन और इजेशन का प्रोसेस होता है। बोथ ऑफ देम हैविंग द गैस्ट्रोडर्मिस। व्हाट इज दिस गैस्ट्रोडर्मिस? गैस्ट्रोडर्मिस वो लेयर है जो कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है। नेक्स्ट इज द मीजोग्लोए। इनके पास मीजोग्लोए भी होता है। अब मीजोग्लोए क्या होता है, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म को सेपरेट करके रखता है, एक तरीके की जिलेटेनियस सब्सटेंस है, या हम कह सकते हैं जिलेटेनियस लेयर है। नेक्स्ट इज दे आर हैविंग द एपिडर्मिस, जो कि आउटर लेयर होती है। देन अगर अपन पॉल्प का देखें तो पॉल्प के पास इन्होंने एक बॉडी स्टॉक भी दिया है। बॉडी स्टॉक क्यों होता है पॉल्प के पास में, क्योंकि पॉल्प जो होता है वो सेसाइल होता है, यानी कि स्टेशनरी होता है, वो मूवेबल नहीं होता, इसलिए उसके पास क्या होता है, बॉडी स्टॉक होती है। नाउ नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ द सीलेंट्रेट विच कैन बी द ओबीलिया, ओरिलिया, हाइड्रा, मेट्रीडियम, फाइसेलिया। यहाँ आपको पिक्चर में जो दिख रहा है ये ओरिलिया का इमेज है। ठीक है। ओरिलिया ऐसी होती है, ये फ्लोटिंग वाले जितने भी सीलेंट्रेट होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ये मेड्यूसा फॉर्म है। अब देखो इसके अंदर ऊपर अम्ब्रेला लाइक शेप दिख रही है आपको, और नीचे की तरफ जो जा रहे हैं ये सारे इसके टेंटिकल्स हैं। ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, ये पूरा अम्ब्रेला लाइक ही लग रहा है एक तरह से। Now next coming on to the practice question. So the first question is, what is intracellular digestion? What is extracellular digestion? Third is, what is the function of nidoblast? Fourth is, write the difference between pulp and medusa form. So this completes with our today's lecture. Now if you guys have any query regarding the today's lecture, then please let me know in the comment section below. Thank you so much to all my viewers. If you find this video is helpful, then please like the video, subscribe the channel, and also press the bell icon so that you can get the updates of the regular lecture. And also don't forget to share with your friends. Thank you.